हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि दूगो फैमिली के एंसेस्टर दूगो मोतियान ने, जिसने अनपैरेलल डिवाइन टेक्निक को कल्टीवेट किया था और इसकी अपार शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, हॉरिजॉन वर्ल्ड के हीरोज को ये ऑर्डर दिया गया कि वो इंटायर दूगो फैमिली को ही पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर दे ताकि आने वाली फ्यूचर ट्रबल्स को वो रोक सके। लेकिन सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए दूगो मोतियान ने अपने कल्टीवेशन के जरिए एक ऐसे एसेंस ऑफ स्टोन की रचना की जिससे उनकी मैजिकल स्किल्स इंक्रीज हो गयी। लेकिन उसी वक्त उन्हीं के एक फैमिली मेंबर जो कि उनका यंग मास्टर था दूगो तियानमू ने इस फाइट में हिस्सा लेने से मना कर दिया और वो उन इवल शक्तियों से जा मिला। यहाँ हम उसे अपने ही फैमिली मेंबर से फाइट करता देखते हैं, लेकिन दूगो मोतियान की वाइफ की दया करने के कारण वो उसे नहीं मारते। आगे दूगो तियानमू वहाँ से चला जाता है जिसपे अब पूरी इवल शक्तियाँ हावी हो चुकी थी। अब हमें 10,000 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया था जिसके हाथों से खून ब्लीड हो रहा था। जब उसके ग्रैंडफादर उस बच्चे के सामने वही एसेंस स्टोन सामने लाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि हर 100 सालों में उनके पूर्वजों द्वारा आने वाली जनरेशन को एक ऐसा ट्रेडिशन पास किया जाता है जिसमें एक खास बच्चा जन्म लेता है और जो भी इस रेयर कंडीशन के साथ पैदा होता है उसकी लाइफ अनंत होती है। जैसे ही वो एसेंस स्टोन यहाँ ग्लो करने लगता है, हम देखते हैं कि उनके ऊपर फिर से वही इवल शक्तियों द्वारा हमला किया जाता है। यहाँ आगे उसके ग्रैंडफादर इनके अटैक्स को रोकते हैं और अब आगे उसी वर्ल्ड ऑफ हॉरिजन के कई सारे मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उसी एसेंस ऑफ स्टोन के लिए आए थे, साथ ही वो उस बच्चे को भी मारने आए थे। लेकिन यहाँ उसके ग्रैंडफादर अपने सबसे बड़े मूव जो कि मिंग किंग मूव होता है इसका इस्तेमाल करते हैं और उन सभी हमलावरों से फाइट करते हैं। अब आगे उनकी मदद करने को उनका बेटा भी उनके साथ आता है, लेकिन आखिरकार अपनी पावर का यूज करके यहाँ ग्रैंडफादर उन सभी को हरा देते हैं, जिससे वो सभी अटैकर्स तो वहाँ से उस समय भाग जाते हैं। अब आगे ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इन लोगों को हमारी इस जगह का पता चल गया, ये हम पर जरूर फिर से हमला करने आएंगे। इसलिए उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अब हम यहाँ नहीं रुक सकते और अपने छुपने के लिए हमें दूसरी जगह ढूंढनी होगी। अब आगे उस बच्चे को यहाँ बायतियान नाम दिया जाता है और ये लोग उस जगह से निकल जाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें 16 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब बायतियान बड़ा हो चुका था। आगे हम उसे सितु मैंशन में जाते देखते हैं जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड मिंगवे रहती है। जैसे ही उसे पता चला था कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी थी, वो चुपके से उसके घर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है। हमें यहाँ इन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ इन लोगों की हमें एक फ्रेंडली सी फाइट दिखाई जाती है, क्योंकि जो मिंगवे का भाई होता है वो बायतियान से कहता है कि अगर तुम्हें हमारे सितु मैंशन के अंदर जाना है तो तुम्हें उससे पहले मुझसे फाइट करनी होगी। जिसपे बायतियान उसे कहता है कि लास्ट महीने ही तो मैं पिटा था, अब मुझे लगता है फिर से पिटना पड़ेगा। और इन लोगों की काफी तोड़फोड़ मचाने के बाद वहाँ मिंगवे अपेयर होती है जो उसे साफ साफ यही पूछती है, क्या तुमने अपने मार्शल पावर को इम्प्रूव किया है? जिसमें बायतियान यहाँ नाम में सर हिलाता है तो आगे मिंगवे उसे कहती है कि अगर तुम अभी भी उस स्टोन पे लिखे हुए बातों को मानते हो, जिसमें अगर तुम थर्ड रेट मार्शल आर्ट की इस वर्ल्ड में प्रैक्टिस करो तो तुम्हारे अंदर मिराकुलस पावर खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये सारी बातें कहावतों में ही अच्छी लगती हैं और तुम्हें अपनी रियलिटी को फेस करना होगा। फिर बायतियान उसे विश्वास दिलाता है कि ये जो एसेंस स्टोन है उसके पूर्वजों ने उसे इनहेरिटेंस किया है, ये उनके दूगो फैमिली में काफी सदियों से है और उसके एंसेस्टर उससे यूं झूठ नहीं कह सकते। जिसमें मिंगवे अपने अभी सीखे हुए तलवार के मूव का उसके सामने प्रदर्शन करते हुए कहती है, क्या तुम इस मूव को हैंडल कर पाओगे? और अगर नहीं तो तुम अपने आप को वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कैसे कह सकते हो? और तुम यहाँ की गलियों में घूमने वाली किसी गैंगस्टर से कम नहीं हो जो कि बिना मकसद और बेवजह की ही फाइट करता रहता है। और पता नहीं तुम अपनी लाइफ को सीरियसली कब लोगे और अपनी इस फूहड़पन के कारण तुम आगे जाकर के कैसे सबको प्रोटेक्ट करोगे, इवन कि तुम अगर मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा सकते तो। अब यहाँ पे बायतियान काफी ब्रोकन हार्टेड हो जाता है, जिसे कंसोल करने के लिए मिंगवे का भाई उसे एक बार लेके आया होता है। अब वो उसे यहाँ पीने की सलाह देता है, जिसपे बायतियान उससे कहता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे गैंगस्टर कहा है और इवन कि मैं इतने सालों से इतनी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ तब पर भी उसे मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती और वो बस यही सोचती है कि मेरे एंसेस्टर्स ने मुझसे झूठ बोला है, ये एसेंस स्टोन बस एक रूमर के अलावा और कुछ नहीं है। कि तभी उस बार में हम एक मोटे गेंडों को देखते हैं जो कि एक लड़की को काफी हैरेस कर रहा होता है, उसे वो जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। इस अन्याय को देखते हमारा हीरो कैसे चुप रह सकता था, वो जल्द से जल्द उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पहुँचता है। जैसे ही वो मोटा बंदा बायतियान पे अपने शॉट से अटैक करने वाला होता है कि उसके सामने मिंगवे अपेयर होती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बायतियान पे अटैक करने की। जिसपे वो मोटा बंदा आगे मिंगवे से ही बदतमीजी करने लगता है, जिसमें यहाँ मिंगवे अपने सबसे पावरफुल शॉर्ट मूव का उस पे इस्तेमाल करती है। वो तुरंत ही वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। इस पे उस मोटे का पार्टनर उसे बचा लेता है और उस मोटे की बदतमीजी के कारण यहाँ मिंगवे से माफी मांगता हुआ चला जाता है।
आगे हम बायतियान को मिंगवे को थैंक्स कहता हुआ देखते हैं, जिसपे मिंगवे उसे कहती है कि हमारे बीच थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। और आगे मिंगवे उसे ये बताते हुए कि उसके फादर की शर्त के मुताबिक जब तक बायतियान अपने किंग लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता वो शादी नहीं कर सकते। आगे बायतियान ने यहाँ ये डिटरमाइन कर लिया होता है कि अब उसे किसी भी हाल में मार्शल आर्ट के किंग लेवल तक पहुंचना ही होगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले वो घर जाके करेगा। इसी दौरान हमें मिंगवे को दिखाया जाता है जो कि काफी सैड थी कि उसने बायतियान से ऐसा कुछ कहा है। तभी उससे मिलने के लिए एक मार्क्समैन आता है। उसे कहता है कि उस बार में अगर तुम उसे बचाने के लिए जानबूझ करके गई थी, मुझे डर है कि उसे तुम पे शक ना हो जाए, तो तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम भी इस प्लान का हिस्सा हो और तुम अब हमारे साथ इन्वॉल्व हो चुकी हो। और अगर तुमने उस बायतियान को बचाने के लिए उसे सच्चाई की भनक भी लगने दी, ये जान लो कि उसकी लाइफ और भी ज्यादा डेंजर में आ सकती है। मिंगवे उसे कहती है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो सारे वर्ल्ड के लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तो तुम यहाँ निश्चिंत रहो क्योंकि मैं उसे कभी पता नहीं लगने दूंगी। जिसपे वो बंदा ये कहते हुए कि तुम्हें उस एग्रीमेंट को याद रखना होगा जो तुमने उस वर्ल्ड के साथ किया है, वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें बायतियान को दिखाया जाता है जो चुपके से अपने घर में पहुँचता है, लेकिन यहाँ उसका रास्ता उसके फादर रोकते हैं और उसे पी करके लेट घर पहुँचने के लिए उसकी पूरी क्लास लेते हैं। तभी यहाँ पे अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए ग्रैंडफादर अपीयर होते हैं। यहाँ उसके दादाजी काफी लवली होते हैं जो कि बायतियान को ये कहते हुए बचा लेते हैं कि ये लड़का पूरी तरह से मार्शल आर्ट को सीखने के लिए डिटरमाइन हो चुका है, क्यों ना हम एक ऐसी शर्त रखें और अगर ये उस शर्त को पूरी करता है तो फिर मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। इसमें बायतियान भी हामी भरता है और वो शर्त ये होती है बायतियान को उस बैम्बू फॉरेस्ट में जाना होगा, वहाँ पे रखे हुए पत्थरों को अपनी पीठ पे लाना होगा, लेकिन लौटते वक्त याद रखना कि तुम्हारे पाँव जमीन को ना लग पाए। अगर तुम्हारे पाँव जमीन पे टच हो जाते हैं तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन याद रखे उस बड़े से स्टोन के टीले के सभी पत्थरों को तुम्हें सनसेट होने से पहले के पहले लाना होगा। अगर तुम एक भी पत्थर लाने में नाकाम रहे तो तुम्हें फिर से स्टार्ट ओवर करना होगा, और अगर तुम इस टास्क को पूरा कर लेते हो तब तुम्हें हमारी दोगो फैमिली के यूनिक स्किल जो कि मिंग किंग मूव है उसे मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। ये सुनते ही बायतियान काफी एक्साइटेड हो जाता है और अपनी सुबह की तैयारी में लग जाता है। अब आगे यहाँ उसके फादर दद्दू से कहते हैं कि इतने सालों तक हमारे लिए अज्ञातवास में रहना काफी मुश्किल था, अगर बायतियान को ये मूव आप सिखा देंगे तो उसके लिए काफी ट्रबल हो जाएगा। जिसपे दद्दू से कहते हैं कि डेस्टिनी में जो लिखा है वो आखिर होके ही रहेगा, कोई भी उसे होने से नहीं रोक सकता। इस पे यहाँ फादर उसे कहते हैं कि 1000 साल बीत चुके हैं और अभी भी हम वर्ल्ड के लोगों से बचते आ रहे हैं, लेकिन आगे का रास्ता काफी कठिन होने वाला है जिसमें मुझे खून के अलावा कुछ नहीं दिखता। जिसपे यहाँ दद्दू से कहते हैं कि वो खून सिर्फ एनिमी का होगा। अब हमारे इस दोगो फैमिली के छुपने के दिन खत्म हो गए। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायतियान उस बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच चुका था। अब अपनी वो कोशिशें शुरू करता है। सबसे पहले वो उस पत्थर को उठाकर लाने की कोशिश करता है जिसमें वो नाकाम रह जाता है। आगे वो उस पत्थर को बांध कर लाने की कोशिश करता है, इसमें भी वो फेल हो जाता है। तो तीसरी बार जब वो अटेम्प्ट करता है तो इस बार वो अपने पैरों से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। आगे इतनी नाकाम कोशिशें करने के बाद बायतियान उसी वक्त के बारे में सोच रहा होता है जहाँ वो इसी बैम्बू फॉरेस्ट में मिंगवे से मिला होता है। यहाँ मिंगवे ने उसे ये वादा किया होता है कि जैसे वो अपनी प्रैक्टिस करके वापस आएगी वो अपनी शादी के बाद अपने फादर से कहेंगे। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और थी। मिंगवे जैसे ही उस प्रैक्टिस से अब वापस आई थी वो पूरी की पूरी तरह बदल चुकी थी। अब आगे बायतियान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और अब बिना कोई शॉर्टकट की तलाश किए फिर से वो कड़ी मेहनत करने के लिए लग जाता है, लेकिन फिर से वो बेचारा यहाँ नाकाम रह जाता है कि तभी उसके दद्दू वहाँ पे आते हैं। मार्शल आर्ट को सीखने के उसके दृढ़ निश्चय को देख करके उसे एक टिप देते हैं कि क्यों ना तुम इन बैम्बूज की स्ट्रेंथ को बोरो करो। ये जो बैम्बू स्टिक होते हैं इनकी स्ट्रेंथ को महसूस करो और इनके जैसे लचीलापन अपनी बॉडी में फिक्स करो। अब ये सुनते ही बायतियान फिर से प्रैक्टिस में जुट जाता है, लेकिन उसके दद्दू उसे खींचते हुए ले जाते हैं ये कहते हुए कि तुम जैसे यंग पीपल को मिडनाइट तक जागना अच्छी बात नहीं, इससे तुम्हें हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी और ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर मैं तुम्हें अभी घर नहीं ले गया तुम्हारी जो ग्रैंड माँ है मुझे लात मार करके बाहर निकाल देंगी। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायतियान जो होता है वो सुबह सवेरे ही प्रैक्टिस करने को निकल जाता है। इस पे उसकी फैमिली काफी कंसर्न होती है कि वो पिछले कई दिनों से इसी तरह के बिना ब्रेकफास्ट के ही चला जा रहा है। इस पे यहाँ पे उसके जो फादर होते हैं वो दद्दू से कहते हैं कि अगर आपको वो मूव तियान को सिखाना ही नहीं था तो आप सीधे सीधे उसे मना कर देते, इस तरह के टफेस्ट चैलेंज को देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पे दद्दू से कहते हैं अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी ही चिंता हो रही है तो क्यों न तुम खुद जा करके देख लो। अब आगे हमें यहाँ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ दद्दू की दी हुई ट्रिक का इस्तेमाल करके यहाँ जो बायतियान होता है वो उन बैम्बू स्टिक के लचीलेपन का यूज करता है और आगे वो आसानी से बिना उन पत्थरों को जमीन पे फटके हुए उन बैम्बू स्टिक के लचीलेपन का यूज करते हुए अपने कदमों के जमीन पे रखे बगैर वो उस पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेता है।
इतने में फादर और दद्दू भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फादर ये देख के समझ जाते हैं कि कल रात इनके बीच जरूर कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे बायतियान ने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। इस पे दद्दू इस बात को ये कहते हुए टाल देते हैं कि मैं कहाँ रात में आजकल बाहर निकलता हूँ। अब बायतियान ने जबकि टास्क कंप्लीट किया होता है, इसलिए वो दद्दू की प्रॉमिस के मुताबिक वो उनसे उस किंग मिंग मूव को सिखाने की बात कहते हैं, जिसपे दद्दू साफ साफ इनकार कर देते हैं ये कहते हुए कि वो मूव तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। अगर यहाँ दद्दू बायतियान को उस मैसेज को रीड करने को कहते हैं जो कि उस ब्लैक जेट पे लिखा हुआ था, जिसे बायतियान को हमेशा यही ऑर्डर मिला होता है कि वो बचपन से ही इस एसेंस स्टोन को अपने साथ ही रखे। और उसमें ये मैसेज लिखा होता है कि वर्ल्ड के 3rd रेट मार्शल आर्ट्स को अचीव करो, इससे तुम्हारी मिरेकुलस पावर अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएगी। आगे बायतियान यहाँ ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं हमेशा ही इसे पढ़ता हूँ लेकिन आज तक इसके मीनिंग को समझ नहीं पाया हूँ, जिस पे दद्दू से बताते हैं कि 1000 साल पहले हमारी फैमिली के जो मार्शल संत थे उनके लिए ये झूठ कहना जरूरी था और इस एसेंस स्टोन के अंदर के मैजिकल पावर को समझने के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर को 10 साल लग गए थे, तुम आखिर इसे इतनी आसानी से कैसे जान सकते हो। आगे दद्दू से ये सवाल पूछते हैं क्या तुम उस वर्ल्ड के अलग अलग वॉरियर्स के बारे में जानते हो जो कि अपने अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, जिसपे बायतियान उन्हें बताता है कि 3rd रेट, 2nd रेट, 1st रेट के अलावा सब किंग लेवल के भी वॉरियर्स होते हैं और जो मिंगवे के फादर यानी कि अंकल सितू है वो अपने 2nd किंग लेवल पे हैं। इसके अलावा भी एक मास्टर लेवल होता है जो कि किंग लेवल होता है और ये वर्ल्ड में कुछ ही लोग होते हैं, जिसपे दद्दू आगे उससे पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि ग्रैंडपा किस लेवल पे हैं। अब आगे बायतियान ये बताने वाला होता है जो कि ग्रैंडपा काफी ज्यादा ओल्ड है तो हो सकता है कि ये किंग लेवल पे हो। तभी यहाँ ग्रैंडपा अपने मूव का इस्तेमाल करते हैं जिससे आसपास की सारी चीजें फ्रीज हो जाती हैं और यहाँ इस चीज को करने के लिए उन्होंने मात्र अपनी एक उंगली का इस्तेमाल किया होता है और वो यहाँ रिवील करते हैं कि ये तो सिर्फ इंपीरियल लेवल के मैजिकल पावर का एकमात्र नमूना है और वो इसी इंपीरियल लेवल के मास्टर है जो कि अपने लेवल 1 पे हैं और सिर्फ एक इंपीरियल लेवल का मास्टर ही ये किंग मिंग मूव कर सकता है। दद्दू के यहाँ पावर एंड लेवल रिवीलिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। तो गाइस आप लोगों को ये नई स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस सीरीज के साथ साथ ऐसी कई और भी नई सीरीज आने वाली है जिसे अब हम अपने 2nd चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की एंटरटेनमेंट का डोज पाने के लिए हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो